हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और आज हम लोग क्लास 7th के चैप्टर नंबर 4 ज्योग्राफी का कवर करने वाले हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है क्योंकि इसमें हम लोग वायु की सारी पेटियों के बारे में, आर्द्रता के बारे में, इसके साथ साथ वायुमंडल और वायुमंडल में उपस्थित गैस, इन सभी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। साथ में आप प्रीवियस वीडियोस को रेगुलर वे में देखिए क्योंकि यहाँ पे अगर ज्योग्राफी के क्लासेस आपको दिए जाते हैं तो रेगुलर 6 से लेकर के 12 तक के क्लास दिए जाएंगे, इसलिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप बिल्कुल वीडियोस को रेगुलर वे में देखिए, ये आपको बहुत हेल्प करेगा बेसिक चीजों को समझने में। तो फिर से आते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल डेडिकेटली वर्क करती है तो प्लीज सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको रेगुलर वे में हर एक वीडियोस दिए जाते हैं। सबसे पहले हम लोग अगर इस चैप्टर को डील करें तो यहाँ पे दो चीजें सबसे पहले समझने की जरूरत है कि वायुमंडल किसको कहा जाता है। हालांकि इससे पहले हम लोगों ने इस वर्ड पे बहुत ही वाइडली डिस्कशन किया है कि वायुमंडल किसे कहा जाता है, लेकिन फिर भी अगर इस चैप्टर जो ये चैप्टर है अपना 7th क्लास में, तो यहाँ पे अगर वायु के बारे में हमें पढ़ना है तो थोड़ा सा और डीप पढ़ना होगा क्योंकि 6th क्लास में हम लोगों ने इसको पढ़ा है, तो थोड़ा सा और इसमें मॉडरेट लेवल के चीजें आएंगी। तो इससे पहले हम लोग वायुमंडल को थोड़ा सा जानेंगे और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है इसको जानेंगे। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें वायुमंडल जानना होगा। तो वायुमंडल जो है पृथ्वी के चारों ओर वायु की घनी चादर से घिरी हुई होती है। जो पृथ्वी चारों ओर वायु की एक घनी चादर से घिरी हुई होती है जिसको हम लोग वायुमंडल बोलते हैं। अब एक्चुअली में अगर वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो पाता, क्योंकि वायुमंडल के कारण सूर्य से आने वाली जो प्रकाश होती है वो पूरी तरीके से पृथ्वी पे नहीं पड़ती है, ठीक है। और सूर्य की प्रकाश जब पृथ्वी पे पूरी तरीके से नहीं पड़ती है, अगर पूरी तरीके से मैं सूर्य की प्रकाश की बात कर रहा हूं तो इसमें पराबैंगनी किरणें भी आती है जो रेज होती है अपने आप में, और ये कैंसर का कारण बन करके आती है। तो ओजोन परत भी होता है, ये वायुमंडल में उपस्थित है, इस कारण से सूर्य की पूरी प्रकाश यहाँ पे नहीं आती है, छन करके प्रकाश आती है जो जरूरी होता है हमारे लिए, केवल वही चीज यहाँ आ पाता है। और अगर वायुमंडल नहीं होता तो वायुमंडल में अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं होती तो जो भी सूर्य से प्रकाश आती वो इतनी ज्यादा मात्रा में पृथ्वी को गर्म करती कि यहाँ जीवन संभव नहीं हो पाता, और रात के समय में पृथ्वी इतना ठंडा हो जाता कि यहाँ पे जीवन संभव नहीं हो पाता। इसलिए वायुमंडल जो है वो हमें जीवित रहने के लिए एक बहुत बड़ा हमारे लिए जरिया बन करके आया हुआ है। और अगर हम लोग देखें तो पृथ्वी पर जितने भी जीवित प्राणी हैं वो सारे वायुमंडल पर निर्भर रहते हैं अपने लाइफ को सरवाइव करने के लिए। यहाँ तक क्लियर बात है। और बाकी अगर हम लोग देखें तो वायुमंडल सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को भी रोकती है, तो ये चीज है, साथ में हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करती है। यहाँ तक बातें क्लियर है। और उससे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो हमको यहाँ पे पढ़ना है कि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी पर विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोक देती है और ग्रीन हाउस पैदा करती है, जिसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। यहाँ तक की बातें हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया है, लेकिन अब एक्चुअली में अभी रिसेंट क्या हो रहा है, प्रेजेंट सिनेरियो में होना क्या चाहिए था। होना ये चाहिए था कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 का जो लेवल है, इस लेवल को हम कांस्टेंट रखें, ना कि हम इस लेवल को ऊपर की तरफ इसके ग्राफ को लेकर के जाए। और आज हो ये रहा है कि इसका ग्राफ जो है वो डे बाय डे ऊपर जा रहा है, नीचे गिरने का नाम नहीं ले रहा है। इसके पीछे रीजन ये है कि जितनी हमारे यहाँ की फैक्ट्रियां हैं, गाड़ियां हैं, इन सारे से जो धुएं निकल रहे हैं ये इस लेवल को बढ़ा रहे हैं। और बढ़ाने के कारण हो क्या रहा है कि भूमंडलीय ताप, जिसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और इसके बढ़ने के कारण जो ग्लेशियर पिघल करके समुद्र में आते हैं, नदियों में आते हैं, वो इस तरीके से वाटर लेवल को बढ़ाते हैं कि जो नदी के तटीय इलाकों में जो बसे हुए लोग होते हैं उनके घर को पूरी तरीके से बर्बाद करते हैं या फिर सुनामी जैसे खतरे पैदा करते हैं। तो ये जो रीजन है ना, ये जो है ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहा है। तो मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि अपने बर्थडे में एक पेड़ जरूर लगाइए, क्योंकि एक सही स्टेप लेना बहुत डिफिकल्ट होता है, मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी अगर हर एक व्यक्ति जो भी स्टडी स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है अगर अपने बर्थडे में एक एक पेड़ लगाता है और वो अगर 80 साल जीता है तो बिल्कुल वो 80 पेड़ लगाएगा इस पृथ्वी के लिए। तो हो सकता है कि ये 80 पेड़ उतनी वायुमंडल के तापमान को कम कर दे
जितना कि कम से कम आपको आपके जिंदगी के लिए जरूरी हो। तो इसलिए आप अपने लाइफ में कम से कम अपने जिंदगी में अपने बर्थडे में एक एक पेड़ जरूर लगाइए। थोड़ा सा आते हैं अब हम लोग, भावनाओं में बहने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्वेश्चन के ऊपर आते, क्वेश्चन नहीं बल्कि टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो अगर पूरे वायुमंडल को आप देखिएगा तो वायुमंडल में दो गैसों की बहुत ज्यादा प्रधानता होती है, पहला नाइट्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। अगर पूरे ग्राफ को देखें, यहाँ पे एक काफी क्लियर वे में एक ग्राफ दिया गया हुआ है एनसीईआरटी के थ्रू। अगर आप इस पूरे को पृथ्वी मानते हैं तो इसमें ऑक्सीजन 21% है और नाइट्रोजन 78% है। तो पूरे अगर यहाँ पे आपका जो पूरा इन दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ पे 9 और यहाँ पे 9, ये जो है ये आपके 99% जो है ये दोनों ही आकर के मिल जाते हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो ये दोनों की प्रधानता होती है। बाकी 1% जो बचे हुए होते हैं इसमें आपके कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन और अन्य जो गैसें होती है उनकी मात्रा होती है। तो इसलिए अगर आप देखें तो दोनों गैसें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा 0.03 है, केवल इतना रहने पे ही इस तरीके का कंडीशन है। अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो हमारे लिए और डिफिकल्ट सिचुएशन पैदा करेगा, हमें सांस लेने में परेशानी होगी, हमें लंग्स कैंसर होगा, इस तरीके की चीजें आएंगी। साथ में जो प्राकृतिक रूप से आपदाएं आएंगी वो तो अलग की बात है, पहले तो आपके शरीर के ऊपर ही ये इफेक्ट करना शुरू करेगा। तो ये चीज है। और इसके साथ साथ अगर वायुमंडल में आप देखिएगा तो धूलकण भी हवा में मौजूद होते हैं। रिसेंट अभी PM 2.0 की बात बहुत ज्यादा चलती है। दिल्ली में जो वायु पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन, उसमें जो है PM 2.0 की बहुत ज्यादा बात होती है। तो ये जो माइक्रो परग्राम की बात होती है PM 2.0 की, जो 2.0 से भी कम मात्रा की होती है, जिसे हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख पाते हैं, उनकी मात्रा जब बहुत ज्यादा बढ़ती है तो धुंध भी आते हैं और ये लंग्स में जमा होकर के श्वास की प्रॉब्लम भी पैदा करते हैं। तो ये सारी एक अलग बातें हैं। तो अगर पृथ्वी पर और वायुमंडल में अगर देखें तो धूलकण भी पाए जाते हैं, हीलियम, अगर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हीलियम, ऑर्गन, हाइड्रोजन वगैरह की बात अगर करें तो इसके बाद बाकी अगर हम लोग और जरा से इसके ऊपर देखेंगे तो नाइट्रोजन वायु में सबसे अधिक पाई जाती है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। और हम भी श्वास के साथ नाइट्रोजन को लेते हैं, लेकिन हमारे शरीर की बनावट ऐसी होती है कि हम उस नाइट्रोजन को फिर से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन वही नाइट्रोजन जब एक पौधे के पास जाता है तो पौधे की जड़ में एक जीवाणु पाए जाते हैं, ठीक है, और वो जीवाणु उसको क्या करते हैं कि वायु में नाइट्रोजन को लेकर के उसका प्रयोग करते हैं, श्वसन के लिए उसका प्रयोग करते हैं। तो मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु में नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो पौधों के लिए जो नाइट्रोजन है 78% की जो बात होती है, ये पौधों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये नाइट्रोजन जो है हमारे शरीर के लिए, हम सांस में तो इसको लेते हैं लेकिन इसको बाहर करते हैं, लेकिन मृदा में और जो हमारे पौधे होते हैं उसके जड़ों में जो जीवाणु पाए जाते हैं वो क्या करते हैं कि इसको चेंज कर देते हैं, उनमें ये पावर होती है और इसके कारण ये नाइट्रोजन का यूज वो कर पाते हैं। अदरवाइज अगर ये 78% का यूजेस नहीं हो पाता तो ये व्यर्थ ही रहता हमारे वायुमंडल में। और अगर हम लोग थोड़ा सा इसके ऊपर देखेंगे तो वायु की एक अपनी प्रधानता होती है, ये उसका एक अपना नेचर होता है। वो अपने नेचर के हिसाब से क्या करता है कि वायु जब भी, अगर किसी वायु की, अगर इस तरीके से वायु की आप बात कर रहे हैं, अगर ये गर्म होगा, अगर ये गर्म होगा तो ये ऊपर की तरफ उठेगा, और जो वायु ठंडा होगा वो इधर की तरफ आएगा, मतलब नीचे रहता है, वो ये भारी होता है। तो गर्म किसी चीज को आप करते हैं तो वाष्पित होकर के तो ऊपर जाता ही है। सेम चीज यहाँ पे आता है, ठंडा चीज नीचे जमा हुआ, मतलब ये भारी होता है। तो जब गर्म हवा ऊपर उठती है तो ठंड हवा इसका जगह लेती है, और इसी को हम लोग बोलते हैं समीर, इसी को हम लोग बोलते हैं समीर। और ये वायु की अपनी नेचर होती है और इसी को हम लोग वायु चक्र भी बोलते हैं। यहाँ पे इसी बात को क्लियर किया गया हुआ है। बाकी अगर हम लोग देखें तो हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। यहाँ तक की बातें तो हम लोग साइंस के चैप्टर में पढ़ेंगे कि इसके क्या रीजन होते हैं, लेकिन ज्योग्राफी में हमको केवल इतना पढ़ना है कि हरे पौधे जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन को उत्पन्न करते हैं। मीन्स कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसमें हमारे पीपल के पेड़ आते हैं,
हमारे तुलसी के पेड़ आते हैं, ये सारे जो होते हैं वो रात में भी ऑक्सीजन देते हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य की प्रकाश की जरूरत होती है। और इस पौधे में ये खासियत होती है कि ये सूर्य के प्रकाश के बिना भी ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो इसलिए पीपल और तुलसी के वृक्ष का बहुत जगहों पे पूजा भी किया जाता है। बात हो गई यहाँ तक क्लियर। अब जरा सा ऊपर आते हैं हम लोग कि कार्बन डाइऑक्साइड एक महत्वपूर्ण गैस है इस वायुमंडल के लिए, क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता तो पृथ्वी एक तो पहले दिन के समय में बहुत गर्म होती और रात के समय में इतनी ठंड होती कि यहाँ पे जीवन सरवाइव नहीं हो पाता। तो इसका प्रयोग अगर हम लोग देखें तो हरे पौधे जो होते हैं वो भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं प्रकाश संश्लेषण के वक्त, और ऑक्सीजन को वापस दे देते हैं हमें। ठीक है ना, यहाँ तक बातें क्लियर है। ये सारी बातें तो हम लोग बेसिक जो पढ़ते हैं वो हमें देखने को मिलती ही है। बाकी अगर वायुमंडल की संरचना की हम लोग बात करें तो ये आप अपने नोटबुक में, जो मैं नोटबुक आपको बनाने के लिए बोलता हूँ एनसीईआरटी की, उस नोटबुक में आप नोट करते चलिएगा। ये टॉपिक आपका वीवीआई है, यहाँ से एक क्वेश्चन परफेक्टली और परमानेंटली आता है। तो अगर वायुमंडल को हम लोग देखेंगे तो वायुमंडल को हम लोग जो है वो पूरी तरीके से 5 भागों में बांटे हुए हैं, 5 परतों में उसको बांट दिया गया। अगर ये पृथ्वी है और यहाँ से यहाँ तक के वायुमंडल को आप मापिएगा बहिर्मंडल तक, तो ये 1, 2, 3, 4 और 5 भागों में बटा हुआ है। सबसे पहला भाग जहां पे हम लोग रहते हैं वो क्षोभ मंडल है, इसके ऊपर समताप मंडल है, फिर मध्य मंडल है, फिर बाह्य मंडल, बाह्य वायुमंडल एवं लास्ट में बहिर्मंडल आता है। अब हम इन सारे को एक एक करके पढ़ेंगे और इनसे जो मेन फैक्ट्स यहाँ पे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं उसको आप क्लियर करते चलिएगा। बाद में मॉडरेट टाइप के जो क्वेश्चन आपके आते हैं वो तो हम कवर करवाएंगे ही, आपके जब ज्योग्राफी के स्पेसिफिक किसी बुक को कवर करवाएंगे तो। बाकी आते हैं हम लोग इसके ऊपर। तो क्षोभ मंडल जो है यह वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत होती है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। यहाँ से आप इसको बहुत आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है 13 किलोमीटर तक का पोर्शन, ये क्षोभ मंडल है। यहाँ इसको 13 किलोमीटर तक का मान लीजिए आप। बातें क्लियर यहाँ तक। अब ये इसी मंडल में आपको वायु मौजूद मिलेगी सांस लेने के लिए, और मौसम की जितनी भी घटनाएं होती है, चाहे वो वर्षा हो, चाहे ओलावृष्टि हो, या फिर मौसम में चक्रवात प्रति चक्रवात की बात आती है, ये सारी जो भी चीजें होती है ये सारे क्षोभ मंडल में ही होती है। तो मौसम की जितनी भी घटनाएं होंगी वो सारे क्षोभ मंडल में होगी। इसलिए वायुयान चालक जो होता है ना, वो क्षोभ मंडल में क्या करता है कि एरोप्लेन नहीं चलाता है। नहीं चलाने के पीछे रीजन होता है कि ओलावृष्टि यहीं पे होती है, वर्षा यहीं पे होता है, कूड़ा यहीं पे लगता है। लेकिन जैसे ही आप क्षोभ मंडल से इसके ऊपरी वाले परत पे जाइएगा, जिसको हम लोग समताप मंडल बोलते हैं, तो यहाँ इसकी जो ऊंचाई होती है ये लगभग 50 किलोमीटर तक होती है, और यह परत जो है बादल एवं मौसम सभी घटनाओं से मुक्त होती है। यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी मौसम जो है, मौसम की घटना होती ही नहीं है। ना तो यहाँ पे बादल लगेगा, ना तो यहाँ पे आप बोले तो वर्षा होगी, ना ही यहाँ पे ओलावृष्टि होगी, ना ही यहाँ पे और कोई बातें होंगी। तो इस कारण से ये हवाई जहाज उड़ाने के लिए बहुत ही अच्छा जगह होता है। यहाँ पे वायुयान चालक इसी जगह पे एरोप्लेन को उड़ाते हैं। बातें हो गई क्लियर। और इसी परत में एक ओजोन परत पाया जाता है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये समताप मंडल में ही ओजोन परत है, और ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को हमें रोकती है, हमारे पृथ्वी पर क्षोभ मंडल पे आने पे रोकती है, जिससे हमें स्किन कैंसर जैसे बीमारियों से बचने का एक मौका मिल जाता है। तो इसलिए ओजोन परत को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। इसके लिए बहुत सारे वर्क भी किए जाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, और जो भी होल होते हैं ओजोन परत में उसको भरने के लिए जो स्टेप लिए गए हुए हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से लिए जाते हैं, ताकि अगर इस होल को भरा जा सके नेचुरली कोई काम करके, तो उसको हर एक स्टेप लेकर के भरने की कोशिश की जाती है, जिसमें पेड़ पौधे लगाना, और आपसे बताएं तो जो भी प्रदूषण है उसके लेवल को कम करने से ये चीजें पॉसिबल हो पाती है। अब समताप मंडल के ऊपर जब आप मध्य मंडल में जाइएगा तो ये 50 किलोमीटर से जब ऊपर उठिएगा तो ये 80 किलोमीटर तक पाया जाता है। और इसमें इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि जो उल्का पृथ्वी पर आती है वो घर्षण करके इसी जगह पे जल के खत्म हो जाती है, और जो एस्टेरॉयड नहीं खत्म होते हैं वो पृथ्वी पर आते हैं, वही आकर के क्रैटर झील का निर्माण करते हैं, गड्ढों का निर्माण करते हैं, और हो सकता है तो वो इतनी भयानक तरीके से किसी समुद्र में गिरते हैं जहां पे वो सुनामी ला देते हैं, भूकंप पैदा कर देते हैं। लेकिन ज्यादातर जो एस्टेरॉयड होते हैं वो मध्य मंडल में आकर के ही जल जाते हैं।
वायुमंडल की अगर हम लोग बात करेंगे तो वायुमंडल की ऊंचाई 80 से लेकर के 400 किलोमीटर तक की होती है और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि यहाँ से जो रेडियो की फ्रीक्वेंसी होती है ना, रिटर्न आती है रिवर्स होकर के, इसके कारण से हम लोग उसकी तरंग जो रिटर्न आती है जिसके कारण हम रेडियो को सुन पाते हैं। तो ये जो खासियत होता है ये वायुमंडल का होता है। बाकी अगर हम लोग देखेंगे बहिर्मंडल की बात, तो ये वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत होती है और वायु की एक यहाँ पे जो भी हल्की गैसें होती है जो वायु में पूरी ऊपर की तरफ उड़ी हुई होती है, उड़ने वाली होती है, वो यहाँ पे आपको दिखाई देगी जो हीलियम एवं हाइड्रोजन तरीके की होती है। ये सारी यहाँ पे आपको बहिर्मंडल में मिल जाएंगी। इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी है नहीं और यहाँ तक कोई अभी पहुंचा भी नहीं है। बाकी हो गई बात क्लियर। अब एक इम्पोर्टेंट बात जो आता है वो ये है कि सूर्य की ऊर्जा जो है ना, उसका 2 अरबवा भाग ही केवल पृथ्वी पर पहुंच पाता है। सोचिए अगर 2 अरब भाग पूरी के पूरे तरीके से पृथ्वी पे आ जाए, केवल एक भाग, ठीक है, केवल एक भाग 2 अरबवा ही प्राप्त हो पाता है। अगर पूरे तरीके से ये पृथ्वी पे आ जाए तो पृथ्वी का क्या हाल होगा। या फिर अगर सूर्य की जो दूरी है वो पृथ्वी से बहुत ज्यादा नजदीक होती जितना है उससे, तो पृथ्वी का क्या हाल होता। ये बातें क्लियर है, एनालाइज कर सकते हैं आप। लेकिन इसके बाद जो मेन बात बन करके आती है, जो फैक्चुअल बातें हैं, वो यहाँ पे देखने को मिलेगी हमें कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है। तो अगर आप देखिएगा, मौसम अपने आप में एक अलग चीज है, जलवायु अपने आप में एक अलग चीज है। मौसम एक एक घंटे पे बदल सकता है। अभी जिस वक्त मैं इस वीडियो को आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूं, अभी हमारे पास बहुत ज्यादा सर्दी है। 1 घंटे के बाद हवाएं और तेज बहेंगी और हो सकता है कि यहाँ पे बर्फबारी हो जाए। लेकिन अगर इस पूरे चीज को साल भर एनालाइज किया जाएगा और इसके बाद जब एक उसको स्पेसिफिक किया जाएगा कि यहाँ पे मार्च से लेकर के जून तक का समय कैसा रहता है, जनवरी से लेकर के और फिर दिसंबर तक का समय कैसा रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं जलवायु। तो मौसम जो है वो दिन प्रतिदिन बदलता है, लेकिन दीर्घ काल में उस स्थान की जो औसत मौसम होती है उसको हम उस जगह की जलवायु बोलते हैं। बातें हो गई यहाँ तक क्लियर। अब आते हैं तापमान के ऊपर जरा सा। तो वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को तापमान कहा जाता है और वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता है बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। अगर ठंडी का समय है तो तापमान बहुत नीचे रहेगा, गर्मी का समय है तापमान बहुत ऊपर रहेगा। बसंत ऋतु में बहुत ही मस्त वाला मौसम रहता है, घूमने के लिए जा सकते हैं आप कहीं पे, तो ना ज्यादा ठंडी रहता है ना ज्यादा गर्मी रहता है। बाकी आपतन किसको बोला जाता है, तो सूर्य से आने वाली, सपोज दैट सूर्य से अगर 100 ऊर्जा आई, सूर्य से चली और पृथ्वी पर आकर के वो 80 रह गई, 20 जो है पृथ्वी से जो है पृथ्वी पे आकर के वो 20% रुक जाती है, 80% फिर वापस चली जाती है। तो ये जो 20% रुकी होगी इसको हम लोग बोलेंगे आपतन। बातें हो गई यहां तक क्लियर। तो सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसको हम लोग बोलते हैं आतपन, इसको हम लोग बोलते हैं आतपन। बातें हो गई क्लियर यहां तक। अब अगर हम लोग देखेंगे तो आतपन सूर्य की मात्रा भूमध्य रेखा में ध्रुवों की ओर घटती जाती है। तो आतपन जो होता है उसको अगर आप देखिएगा तो ये अगर भूमध्य रेखा है तो यहाँ से ध्रुव की ओर, यहाँ पे तो सूर्य की प्रकाश एकदम बिल्कुल सीधी पड़ती है और इधर से जब आप ध्रुवों की ओर जाइएगा तो सूर्य की प्रकाश कुछ इस तरीके से पड़ती है यहाँ पे। तो इस कारण से यहाँ पे जो आतपन होता है ना, ये बहुत कम होते जाता है, ठीक है। कहीं किसी किसी जगह पर इसको आपतन भी बोला जाता है, किसी किसी जगह पे इसको आतपन भी लिखा हुआ है। तो अगर एग्जाम में कभी इस तरीके के भाषा का प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्ट इसी तरीके से आंसर दीजिएगा, चाहे वो आतपन हो या आपतन हो, आप दे सकते हैं इसका आंसर। बातें हो गई। अब जरा सा इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि तापमान को मापने की जो मानक इकाई होती है वो डिग्री सेल्सियस होती है और इसके आविष्कार जो किए हुए थे वो एंडर्स सेल्सियस ने किया था, इसलिए हम लोग इस सेल्सियस के नाम से जानते हैं इसको। बाकी हो गई बातें क्लियर। और चांद पे वायु नहीं है,
इसलिए यहाँ पे वायुदाब नहीं पाया जाता है। तो अंतरिक्ष में जब जो भी व्यक्ति जाते हैं वो अपने लिए एक अलग से पोशाक लेकर के जाते हैं, जिसके कारण वो वहाँ पे स्टेबल हो पाते हैं। ये ना तो वहाँ पे वायु है और ना ही वहाँ पे आप श्वसन कर सकते हैं, बाकी आप उड़िएगा वहाँ पे जाने के बाद। तो ये जो मेन बात यहाँ पे आती है कि वायुदाब किसको बोला जाता है, ये वायुदाब है क्या और इसके क्या फायदे होते हैं और इसको हम किस तरीके से देख सकते हैं, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पृथ्वी की सतह पर वायु के भार के द्वारा लगाया गया दाब ही वायु दाब कहलाता है। पृथ्वी की अगर ये सतह है तो इस सतह पर वायु के द्वारा जो भी दाब लगाए जाते हैं इसी को हम लोग वायु दाब बोलेंगे, इसी को हम लोग वायु दाब बोलेंगे। और बातें हो गई यहाँ तक क्लियर, तो इसको हम लोग वायु दाब बोलेंगे। और यहाँ से जो एक चीज और निकल करके आता है वो कुछ ऐसा है कि समुद्र स्तर पर वायु का दाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने के साथ यह घटता जाता है और वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अगर आप किसी पार्टिकुलर जगह से ऊपर की तरफ उठिएगा तो वायु दाब बहुत कम होते चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ समुद्र स्तर पर वायु दाब सबसे अधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पे ये घटता हुआ चला आता है। तो जब भी आप जो व्यक्ति यहाँ पे अगर किसी व्यक्ति को आप देखते होइएगा जो पहाड़ों के ऊपर चढ़ता है, तो क्लाइंबिंग जिसको बोला जाता है, तो जब ऊपर चढ़ता है तो उसके नाक से अक्सर ब्लड आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे वायु की कमी होती है और वायु दाब वहां पे तो घटा होता ही है, साथ में एक्चुअली में होता क्या है कि वायु की कमी होती है, इसके कारण से उसे सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है और उसके नाक से अक्सर ब्लड आते हैं। ये सारी बातें क्लियर हो गई, यहाँ तक बहुत बेसिक चीजें थी। और अगर हम लोग ये देखें तो वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब की ओर बढ़ती है। ये तो अभी से 2 स्लाइड पहले मैंने आपको बताया कि वायु जब गर्म होती है तो ऊपर जाती है, ठंडी वायु इसका जगह लेती है और इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है कि जो गर्म वायु होती है वो हमेशा ऊपर जाती है और ठंडी वायु नीचे रह जाती है। और बाकी और भी चीजों पे ये होता है। अगर आप पानी को गर्म कीजिएगा तो पानी ऊपर की तरफ वाष्प बन के उड़ता है और पानी जो ठंडे हुए रहते हैं अगर उस जगह पे आप उसको देखिएगा तो ठंडे पानी नीचे चले जाते हैं। ये सारी बातें होने वाली है बहुत बेसिक, इसको आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और इसको बहुत डिस्कस करने की जरूरत है नहीं एक्चुअली में। तो अगर पवन का नाम पवन जो होता है ना, उसको जिस दिशा से वो होकर के आता है उसको हम लोग उसी के नाम से जानते हैं। जैसे पूरब की तरफ से अगर कोई पवन आता है तो उसको हम लोग पूर्वैया बोलते हैं, पश्चिम की तरफ से अगर कोई पवन आता है तो उसको हम लोग पछुआ बोलते हैं। इस तरीके से उसका नाम दिया जाता है। पवन बोलते किसको है? तो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। पहले भी हम लोगों ने इसको देख लिया है। ये वायु की कुछ पेटियां हैं जो वीवीआई हैं। अभी इसके डिस्कशन आपको क्लास 7th में बहुत कम मिलेंगे। इसका डिस्कशन आपको जैसे जैसे आप ऊपर वाले क्लासों में जाइएगा आपको मिलते जाएगा। तो यहाँ से हम लोग डोल्ड्रम जो भूमध्य रेखा वाले एरिया होते हैं इसको और इसके साथ साथ और भी जितने भी आपके वायु दाब की पेटियां यहाँ पर दी गई है इस सारे को हम लोग कवर करने वाले हैं। पहले तो अस्थायी पवन किसको बोला जाता है? तो व्यापारिक पश्चिम एवं पूर्वी पवन स्थानीय पवने हैं। ये साल भर लगातार निश्चित दिशा में चलती है, इसी कारण से इसको अस्थायी पवन बोला जाता है। तो ये व्यापारिक पवने पश्चिम एवं पूरब वाले एरिया में एक ही तरफ लगातार चलती है। ये आ गया, ये आ गया। बाकी हो गई मौसमी पवन किसको बोला जाता है? तो ये पवन ऋतु के हिसाब से चेंज होते हैं, इसके कारण इसको मौसमी पवन बोला जाता है। स्थानीय पवन वो पवन होते हैं जो छोटे छोटे स्थानों पर चलते हैं, उनका एक अपना स्पेसिफिक जगह होता है। तो ये अगर आप इसको देखिएगा तो ये उदाहरण स्थल एवं समुद्र का समीर जो होता है वो अपने आप में अस्थायी पवन होता है। और भारत में अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके के अस्थायी पवन पाए जाते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। और कुछ जगहों पर जो पछुआ हवा चलती है इसको हम लोग लू के नाम से भी जानते हैं और ये वहाँ की स्थानीय पवन होती है। बातें हो गई यहाँ तक क्लियर। सुनामी, चक्रवात और प्रति चक्रवात के बारे में आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिया गया हुआ है जो एग्जाम में कभी आने वाले हैं नहीं, तो डिस्कशन करने की कोई जरूरत नहीं है। मेन चीज जो आर्द्रता जो वीवीआई है जहां से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इसको देखने की जरूरत है कि आर्द्रता आखिर कहते किसको है। तो वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता बोला जाता है। अगर वायु में जलवाष्प की जितनी मात्रा होगी आर्द्रता उतनी अधिक होगी। और आर्द्रता
जो वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक जब होती है तो उसे हम आर्द्र दिन बोलते हैं। और ये जो है ना, जैसे जैसे वायु गर्म होती है जलवाष्प धारण करने की क्षमता उसकी ज्यादा बढ़ेगी और वो उस दिन का जो मौसम होगा वो ज्यादा आर्द्र होगा और उसमें कंडीशन क्या आ जाएगा आपके शरीर में कि आपके पसीने नहीं सूखेंगे, ठीक है, ये कंडीशन आ जाता है। और ये जो है ना काफी डिफिकल्ट सिचुएशन पैदा करता है। आप कितनी भी पंखे हाँक लो, आपके शरीर जो है, आपके शरीर से पसीने खत्म नहीं होंगे। तो वो दिन आर्द्र दिन बोला जाता है, जिसको हम लोग ह्यूमिडिटी बोलते हैं। अब अगर थोड़ा सा इसके ऊपर आएंगे तो जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है और जलवाष्प संघनित होकर के, ठंडा होकर के जल की बूंदे बनाता है और फिर वो बादल के रूप में बन करके और पानी के रूप में नीचे चला आता है, जिसको हम लोग वर्षा के रूप में जानते हैं। अब यही हो गई बातें बेसिक। यहाँ पे यहाँ पे जो है आप ऐसे देखिए, वायु हो गई गर्म, गर्म वायु ऊपर गई, बादल बना। बादल जो है वो क्या होता है कि यहाँ पे आके किसी ऊंचे वाले भाग से टकराता है, चट्टान पठार किसी से भी, और ये क्या करता है कि बादल के रूप में मतलब वर्षा लेकर के आता है हमारे लिए। इसको हम लोग संवहनीय वर्षा बोलते हैं। अगर यहाँ पे देखें तो पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाले वर्षण ही वर्षा कहलाता है। ज्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होते हैं। भौम जल मतलब भूमिगत जल की यहाँ पे बात की गई हुई है। और भूमिगत जल जो होती है ये पिए के लिए, मतलब पीने के लिए सबसे सर्वोत्तम माना जाता है। इसको बातें हो गई यहाँ तक क्लियर। थोड़ा सा इसके ऊपर और अगर हम लोग आएंगे तो वर्षण के दूसरे रूप हिम, समित, वृष्टि तथा ओला है। अगर वर्षण में आप इसको इंक्लूड कर दीजिएगा हिम को, सहीम वृष्टि और ओला वृष्टि को, तो ये सारे अपने आप में जो है वो वर्षण के ही प्रकार के रूप में गिने जाते हैं। तो ये था आज के चैप्टर में, जिसमें हम लोगों ने सारे बेसिक जो बातें इस चैप्टर की है उसको हम लोगों ने कवर किया। काफी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए और ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आपके पूरे वायुमंडल को समझने में, क्योंकि यहाँ से जो वायु के प्रकार हैं, वायु दाब हैं, ये सारे चीजों को आप लोगों ने देख लिया। इम्पोर्टेंट था ये आपके लिए। तो आज हम लोगों ने कवर किया है अपने 7th क्लास के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 और आज नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 5 कवर करेंगे। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे मोटिवेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।